हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये लेक्चर आप लोगों को जैसा पता है कि उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि जेईई मेन या नीट के बारे में सोचना। इन द सेंस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सोचना बहुत आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल। ये नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, आप में काबिलियत है, बहुत सारे बच्चों में काबिलियत है। हमारे गांव, हमारे आसपास के बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन या तो हो सकता है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता हो, या हो सकता है कि वो थोड़ा धैर्य के साथ उतना मेहनत नहीं कर पाते हों। इनमें से कुछ भी बातें हो सकती है। पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे जेईई मेन या नीट के लिए कोशिश कर रहे हैं या उस लेवल तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में आज जो हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है वो प्लेन मिरर पर बेस्ड है। रे ऑप्टिक्स में अगर आप प्लेन मिरर पे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें ज्योमेट्री का अप्लाई करते हैं, तो आगे आपको सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो चीज है क्वेश्चन को समझना, उसके बाद लॉ लगाना, लॉ का यूज करना और साथ में ज्योमेट्री का यूज करना। उसके बाद यानी ज्योमेट्री यानी मैथमेटिक्स, उसके बाद उसे कैलकुलेट करना। तो यही सिर्फ कुछ प्रोसेस है। क्वेश्चन को समझना, विजुअलाइज करना, लॉ का यूज करना, लॉ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेगा, और फिर ज्योमेट्री। तो ये चीज जो बच्चे कर लेते हैं वो बच्चे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ हॉल। He wants to see the image of his back wall in mirror hanging on front wall. अब बच्चा क्या होता है, इतना देर में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप समझिए कि आप एक रूम के बीचों बीच खड़े हैं, ठीक है। सामने वाले दीवार पर एक आईना है और रूम के बीचों बीच है तो पीछे भी एक दीवार होगा। आप चाहते हैं कि उस आईने में आप पीछे के दीवार का पूरा इमेज देख लें, यानी छत से लेकर के नीचे तक आपको उस आईने में दिख जाए, ठीक है। ये आप चाहते हैं। तो उसके लिए पूछता है कि आईने का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। एक आदमी एक बड़े कमरे के बीचों बीच खड़ा है, उसके सामने वाले दीवार पर एक दर्पण है। उस दर्पण में पीछे वाले दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, यही है हमारा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को पहले विजुअलाइज करेंगे, फिर ज्योमेट्री लगाएंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आज मैं लाया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से हर एक टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो और लेक्चर्स आएंगे, लेकिन ये लेक्चर्स आपके सामने अब एज एक सीरीज के रूप में आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई ड्रॉ करते हैं इसके डायग्राम को। कहता है एक आदमी एक कमरे के बीचों बीच खड़ा है, उसके सामने वाले दीवार पर एक दर्पण है, ठीक है। तो कमरा होगा, तो सोचिए कमरा होगा तो इस तरह से ये भी दीवार होगा और इस तरह से एक यहां भी दीवार होगा, ठीक है। अच्छा, अब आदमी यहां इसके कहां खड़ा है? बीचों बीच खड़ा है। आदमी कहां खड़ा है? बीचों बीच इन द सेंस एकदम इसके सेंटर में एक आदमी खड़ा है। चलिए, एक आदमी इसके सेंटर में खड़ा है, ये हुआ आपका कमरा, ठीक है। तो ये अगर ये सेंटर में खड़ा है तो ये डिस्टेंस भी होगा x और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x। चलिए, ये आदमी है। अब इस थोड़ा सा आदमी को और बड़ा बना दें। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, आदमी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको पिक्चर समझने में आसानी हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए, अब समझते हैं कि इस आदमी का कहीं ना कहीं तो आंख होगा, चलिए यहां हम मान लेते हैं इसका आई, आंख, ठीक है। तो ये आदमी खड़ा है, ये इसका क्या है, आंख, ये उसका सर हुआ, ये आंख है। एक्स और एक्स इतना समझ गए।
ये पीछे का वॉल है। अब यहां कहीं उस इंसान को एक आईना नजर आना है, ठीक है। इस वॉल पर क्या रहेगा, एक आईना रहेगा, ठीक है, इसी वॉल पे। तो ये हॉल हो गया, ये आदमी हो गया, यहां पे आईना है, ये आदमी उस आईने में पीछे के वॉल को देखना चाहता है। अब आप समझिए कैसे वो देखेगा, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, और अगर नहीं बताया था, आप नए हैं तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज को देखने के लिए उससे रे निकल के आपके आंख तक आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इस वॉल से रे निकले और रिफ्लेक्ट करके इस आदमी के आंख तक पहुंच जाए तो ये चीज दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। समझिए इधर आईना है, ये समझिए आईना है, पूरा ही आईना है, लेकिन हमको उसका मिनिमम लंबाई चाहिए, ठीक है, मिनिमम, कम से कम, ठीक है। तो क्या होगा, अब सोचिए यहां से अगर रे गया, यहां से अगर रे गया यहां, और वो रे टकरा के इसके आंख पर चला आया, तो बोलिए क्या ये वाला पार्ट जिसको हम मान लेते हैं ए, क्या ए उसको दिख जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा, अब सिमिलरली अगर नीचे के हिस्से से भी एक रे निकले, ठीक है, एक रे निकले और वो भी उसके आंख तक आ जाए, ठीक, ये भी उसके आंख तक आ जाए, तो नीचे वाला भी पार्ट दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा, जल्दी बोलिए, हाँ या ना, क्लियर है। यहां से रे गया, यहां टकराया, टकरा के यहां आ गया, यहां से गया, यहां टकरा गया। अब बोलिए आप, उसको जो आईना चाहिए मेरे प्यारे से दोस्तों, उसको जो आईना चाहिए वो तो इतना ही आईना चाहिए, हाँ या ना। अगर इतना ही आईना उसको मिल जाए, ठीक, तो उसका काम हो जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिए C, इसको नाम दे दीजिए D। तो उसको कितना आईना चाहिए, बस CD, क्लियर है। इतना बात सबको समझ में आ गया। दिस इज द इमेज, मतलब इमेजिनेशन। अब आप एकदम समझ गए कि ओ हम बीच में खड़े हैं, पीछे से रे आया, टकराया, मेरे आंख पे आया, यहां से टकराया, मेरे आंख पे आया, हमको अब पीछे का दोनों चीज ऊपर से लेकर के नीचे तक दिख रहा है। जब यहां वाला दिख गया, यहां से यहां, तो इतना पूरा में ये पूरा दिख जाएगा आपको। तो अब हमको किस चीज का लंबाई निकालना है, CD का। कोई दिक्कत है, चलिए। अब ये वॉल का हाइट कुछ तो होगा, तो वॉल का हाइट आपको दिया हुआ रहेगा, या आप ले लीजिए कि वॉल का हाइट कितना मान लेते हैं, H, यानी A टू, अरे यहां B था ना, A टू B जो है वो पूरा कितना है, H है। तो हमको C टू D निकालना है। अब आप यहां देखिए, गौर से देखिए, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां एक नॉर्मल खींचा जाए, अगर यहां एक क्या खींचा जाए, नॉर्मल खींचा जाए, ठीक है, ये एक नॉर्मल खींचे, टेढ़ा हो गया, अगर यहां एक नॉर्मल खींचा जाए, चलिए, और यहां भी एक नॉर्मल खींचा जाए, तो बोलिए ये दोनों एंगल जो है, ये अगर I होगा तो ये भी I होगा, क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मैंने बोला था आपको लॉ लगाना है। फिर यहां पे भी अगर I डैश होगा तो यहां पे भी कितना होगा, I डैश। तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम है। आपको निकालना है कितना दूर, आपको निकालना है इतना दूर। यानी कि अगर आप यहां गौर से देखिए, अगर आप यहां से यहां, यानी इसको बोल दीजिए F और इसको बोल दीजिए G, आप FG अगर पूरा निकाल लें तो गौर से देखिए ये FG CD के बराबर होगा। क्लियर है, इतना बात सबको समझ में आ गया है। ये FG जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। अब यहां देखिए ये AB FG, और इसको यहां ले लेते हैं M और इसको ले लेते हैं N। सारा चीज आपका क्लियर हो गया। यानी आपको निकालना है ये और प्लस ये, यानी कि हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू EF प्लस EG।
EF प्लस EG, दैट्स ऑल। यानी कि पूरा जो गेम है ना सब किस में है, डायग्राम में। यानी कि इस तरह से डायग्राम बन गया। अब हम जान रहे हैं ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो अब आप गौर से देखिए इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए आप एकदम आराम से दिमाग लगा करके देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो अब अगर गौर कीजिएगा तो ये जो है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। वैसे भी आप लिख सकते हैं tan i, गौर से देखिएगा, यहां भी ये ले सकते हैं, ठीक है, इसको मिला दीजिएगा, ठीक। तो tan i इक्वल टू किस ट्रायंगल में, AMC में, ट्रायंगल AMC में। तो tan i बराबर क्या होगा, tan i बराबर AM बाय MC, हाँ या ना, गौर से देखिए। तो AM बाय MC यहां से यहां तक। अच्छा, फिर ट्रायंगल इसमें, ट्रायंगल ये वाले में, ट्रायंगल EFC में, ट्रायंगल EFC, फिर से tan i बराबर क्या लिखेंगे, tan i बराबर, गौर से देखिए tan i बराबर, फिर परपेंडिकुलर यानी कि EF और बटे क्या होगा, EF, अब बटे क्या होगा, ये FC, इतना बात समझे। ये दोनों भी लगा दिए, इसमें भी tan i लगा दिए, इसमें भी tan i लगा दिए, तो यानी tan i यानी ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है। चलिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं AM बाय MC इक्वल टू EF बाय FC, हाँ या ना, AM बाय MC इक्वल टू EF बाय FC। एकदम आराम से देखते जाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बड़ा होता होगा, परंतु ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं है कि ये एकदम एग्जाम में आ जाएंगे, डायरेक्ट आप जा करके इसका टिक मार दो। वैसे आंसर आपको याद रखने के लिए हो सकता है, लेकिन ये प्रूफ से आपका ब्रेन का एनलार्जमेंट होता है, यही बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए AM बाय MC, ठीक है, तो AM रहने देते हैं और M और C को देखा जाए तो उसको हम 2x लिख सकते हैं। गौर से देखिए MC 2x बराबर EF रहने देते हैं, EF रहने देते हैं। और यहां गौर से देखिएगा प्लीज, बड़ा मजेदार है, FC कितना होगा, FC होगा x, तो x कैंसल, तो AM इक्वल टू हो गया 2EF। गौर से देखिए, यानी AM इक्वल टू 2AF। तो अगर ये y है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 2y। ये बात सबको समझ में आई। देखिए कट गया, 2 इधर गया, तो AM जो है इसका जो मान होगा इसके क्या होगा, डबल होगा। तो यानी ये y है तो ये कितना होगा, 2y। अब सिमिलरली अगर यहां भी देखेंगे, आप करके देखिएगा, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का आई डैश अगर बराबर कीजिएगा तो फिर से आएगा कि ये अगर z है तो ये हो जाएगा आपका 2z। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर से आप देखिए, इस ट्रायंगल के लिए लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए। तो जो भी बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आराम से लगा सकते हैं। फिर से tan i डैश बराबर तो tan i डैश बराबर परपेंडिकुलर हो गया EG, अब बाय बेस हो गया GD, EG बाय GD, और फिर से tan i डैश बराबर, अब इस tan i डैश बराबर तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर NB और NB बाय ND। अब ये दोनों बराबर कर देंगे। यहां देखिए GDX है तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 2x, ये यहां से यहां तक कितना है, 2x, x और x, ठीक है। तो इससे कितना पता चल जाएगा, ये z हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2z। तो ये y, तो ये भी y, और ये z, तो ये भी z। तो अब इस साइड का पूरा लंबाई देखिए, इस साइड का 2y प्लस y प्लस z प्लस 2z, तो 3y 3z। तो हम लिख सकते हैं h इक्वल टू हुआ 3y प्लस 3z, यानी h इक्वल टू हुआ 3 इंटू y प्लस z।
और हमारा CD किसके बराबर है? CD है EF और EG के बराबर, यानी Y प्लस Z के बराबर। तो Y प्लस Z यानी H/3 इक्वल टू हुआ Y प्लस Z, और हम जानते हैं चूंकि Y प्लस Z किसके बराबर है? CD के बराबर, यानी कि हमारे मिरर के बराबर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं H/3 इक्वल टू CD, यानी कि अगर H हाइट का वॉल देखना हो तो हमें कितना चाहिए? मिरर का हाइट H/3। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है। डायग्राम बनाना है, सोचना है, ज्योमेट्री लगाना। अब एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखते हैं। पेशेंस जरूरी है, इसीलिए आपको पता है कि मैंने लाइव क्लास में ये नहीं लिया लेक्चर, और मैंने आपको पर्सनली ये लेक्चर बना के दिया इस कारण से कि मैं चाहता हूं कि वही बच्चे देखें और आराम से देखें जिन बच्चों को इच्छा है, जिन बच्चों को इच्छा है या जो पेशेंस रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सबसे कमजोर बच्चा भी होगा वो भी अगर पूरा देर देखेगा तो वो भी समझ जाएगा। पर यही डिफरेंस है, मैंने बोला है कि जो अच्छे बच्चे और साधारण बच्चे में यही अंतर होता है कि साधारण बच्चे के पास पेशेंस नहीं होता है। चलिए, तो देखिए सिंपल सा बात है, ये आपका पीछे का दीवार है, ये सामने आईना हुआ, यहाँ आप खड़े हैं, ये आंख है, यहाँ से रे आया, यहाँ टकराया, यहाँ से रे आया, यहाँ टकराया। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ परावर्तन हुआ है यानी रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये भी ये एंगल बराबर होगा, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल बराबर होगा। उसके बाद हमने सबका सिर्फ नाम लिखा और हमने समझा कि ये CD ही हमारा है जो मिरर का लेंथ होना चाहिए, और उसके बाद 10 लगा करके मैंने इसको निकाल दिया और CD इक्वल टू कितना आ गया? H/3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह आगे भी और क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है। और मेरा तो कहना भी है कि अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप लिखें नहीं, आप कोशिश करें इसे बनाने का अपने से, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बने तो तब आप इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि आपको एक बार समझाया जा चुका है। इससे धीरे धीरे आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। तो जल्दी से आप इसे लिख लें। चलिए, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के बारे में, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी है रे ऑप्टिक्स के लिए। कहता है 2 मिरर्स आर है, ये ARET लिखा गया है, प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, प्लेस्ड एट an theta angle between them, prove that angle of deviation produced by 2 mirrors together is independent of angle of incident। आहा, क्या क्वेश्चन है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण थीटा पर हैं, सिद्ध करें कि दोनों दर्पणों के कारण होने वाला विचलन किरण के आपतन कोण से स्वतंत्र होता है। विचलन जो है वो किरण के आपतन कोण से स्वतंत्र होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये एक मिरर है और ये एक दूसरा मिरर है, ठीक है। कहता है इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब पहले आप समझिए, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, ये दोनों मिरर है। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि कोई भी रे आएगा ना, मान लिया जाए कोई भी रे आएगा, कोई भी ऐसे आया रे आएगा इससे, तो इसे रिफ्लेक्ट होगा तो फिर कहीं ऐसे जाएगा, कुछ भी होगा, या कोई ऐसे रे आया, इस तरह से रे आया, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। तो पहली बात तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए, ये जाना किधर चाह रहा था? इधर, अब गया किधर? इधर। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ वो ये हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? ये हुआ। ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो उसका पहले का रास्ता था
और जिस रास्ते पे अभी जा रहा है, मान लीजिए कोई आदमी जाना चाहता था इधर, अब फाइनली गया इधर, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? उसका एंगल ऑफ डेविएशन इतना हुआ। आई बात समझ में? यही चीज आपको समझना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो यहां से चलना चाहता था, ये ऐसे जाना चाहता था इधर, पर गया इधर, जाना चाहता था इधर, पर गया इधर, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ये हुआ। बात समझ में आई? इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कोई भी चीज, एक कोई रे जाना चाहता था इधर, चला गया इधर, तो ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसके अपने जो उसका जो रास्ता है, उस रास्ते से वो कितना भटक गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो कहता है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि कितना भी एंगल होगा, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डेविएशन जो है वो फिक्स है। समझिए, थीटा एंगल है ना, तो डेविएशन को कोई मतलब नहीं, जितना एंगल डेविएट होना है होना ही है। ये भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि इफ टू मिरर्स आर एट थीटा एंगल देन व्हाट इज द डेविएशन। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि कोई रे आ रहा है, कोई रे आ रहा है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इस तरह से रे आ रहा है, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट भी होगा, हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट इस ऐसे ही बनाते हैं रे को, ज़्यादा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सोचिए, रे ऐसे आ रहा है, थोड़ा आसान बनाते हैं डायग्राम। अब रे ऐसे आ रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम एंगल मिलाना चाह रहे हैं, देखिए इधर ये हुआ, और फिर यहां से भी ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। आई बात समझ में? गौर से देखिए, ये रे आया, यहां टकराया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां गया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? इतना होगा, ये ऐसे, ये पूरा एंगल, यही होगा क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाह रहा था जहां से, वहां से लीजिए, और जहां गया वहां तक। ठीक है, तो यही हो गया क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, कहता है कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर आप यहां पे एक नॉर्मल बनाएं, एक नॉर्मल इस तरह से बनाएं, ठीक है, इसको माने अल्फा। ठीक है, तो ये डेल्टा इज इंडिपेंडेंट टू द अल्फा, डेल्टा जो है अल्फा पे निर्भर नहीं करेगा। तो ये अल्फा होगा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा ही। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डेल्टा। अब अगर गौर से देखिए, डेल्टा क्या है? बहुत ही आसान है। डेल्टा क्या है? ये पूरा हुआ 180, और अगर इसको हम कुछ गामा बोल दें, इतना दूर को हम क्या बोल दें? गामा। यहां ध्यान दीजिए, इतना दूर को हम गामा बोल दें, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, डेल्टा इक्वल टू 180 प्लस गामा, हाँ या ना? सच सच बोलिए, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि यहां से यहां तक तो 180 है, स्ट्रेट लाइन है, 180 प्लस गामा। इतना बात सबको समझ में आ गया कि ये जो डेल्टा होगा, ये जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? 180 प्लस गामा के बराबर। क्लियर है? अच्छा, यानी अब अगर हम गामा निकाल दे तो काम तो मेरा हो जाएगा। अच्छा, गामा भी निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। अब यहां देखिए, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इतना दूर जो होगा ये होगा 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना? देखिए, ये परपेंडिकुलर होता है, ये अल्फा माने हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये 90 माइनस अल्फा, ये थीटा। तो अब हम अगर ये एंगल निकाल लें, ठीक है, ये एंगल निकाल लेंगे तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा, फिर ये पता चल जाएगा, ये, तो ये तीनों चीज पता चल जाएगा। अब इस एंगल को हम कुछ मान लें बीटा। बीटा, बीटा तो कहीं सोचे नहीं है, तो अब सोचिए, ये बीटा होगा, ठीक है,
तो अब गौर से देखिए, हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल का तीनों कोण, तीनों एंगल जोड़ के कितना के बराबर है? 80 के बराबर, 180 के बराबर। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? बीटा, हाँ या ना? तो सोचिए बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये सब को उधर कर देंगे तो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, वो हो जाएगा, ये पूरा घट जाएगा 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा। तो बीटा बराबर आ गया 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये सब क्वेश्चंस क्या है? ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है। आप गौर से देख रहे होंगे कि पिछले भी क्वेश्चन में पूरा मैथमेटिक्स 10th लेवल का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, इसमें भी 10th लेवल का, 9th लेवल का, सब कुछ। तो 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, ये जितने भी बच्चे देखेंगे ना क्वेश्चंस, ये जो सॉल्यूशन देखेंगे या ट्राई करेंगे, उनके साथ होगा क्या, आगे उनको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। क्या डिफरेंस होता है एक तेज बच्चे और एक कमजोर बच्चे में? यही होता है, तेज बच्चा इतना पहले ही सोचा हुआ होता है, प्रैक्टिस किया होता है कि उसको टफ से टफ चीज आसानी से समझ में आने लग जाता है। तो आ गया बीटा इक्वल टू, आ गया मेरा इतना, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये बीटा है तो ये होगा 90 माइनस बीटा, और ये भी कितना होगा फिर 90 माइनस बीटा, क्योंकि आपको पता है ये 90 होता है, तो इसलिए इसको 90 में, ये पूरा 90 हुआ, ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ, ये दोनों सेम हो गया। तो गामा, तो अब हम नहीं लिख सकते, देखिए तो गौर से देखिए 2 अल्फा, गौर से देखिए 2 अल्फा प्लस ये प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना? तो एक इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो अभी जो हम लोग किए वो किस ट्रायंगल में किए? ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में। अब हम लोग किस में करने वाले हैं? ट्रायंगल एसीडी में। इन ट्रायंगल एसीडी, अब गौर से देखिए, तो ये तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। तो 2 अल्फा प्लस ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो 180 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा। गौर से देखिए 90 माइनस बीटा, 90 माइनस जोड़ दिए तो 180 माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया? 180। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब इससे हमको गामा का मान निकाल के यहां पुट कर देना है। तो अब देखिए यहां 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा, बीटा के जगह पे कितना है? 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, तो 2 इंटू 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखिए 2 अल्फा प्लस 180, अब यहां माइनस 2 से गुना हो गया तो माइनस 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, हाँ या ना? 180 180 क्या हो गया? कैंसल हो गया। 2 अल्फा क्या हो गया? कैंसल। तो गामा इक्वल टू हो गया 180 माइनस 2 थीटा। गामा इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 2 थीटा। अब ये गामा का मान पुट कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू फाइनली आ गया 180 प्लस 180 माइनस 2 थीटा, यानी डेल्टा इक्वल टू आ गया 360 माइनस 2 थीटा। दिस इज द आंसर, 360 माइनस 2 थीटा। तो डेल्टा क्या, देखिए डेल्टा को सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करना पड़ा? डेल्टा को सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करना पड़ा? थीटा पे, यानी कि मिरर के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। यही क्वेश्चन जेई या नीट में लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि 2 मिरर्स प्लेस्ड एट एंगल थीटा, a ray coming on mirror 1 and reflecting from another mirror yani mirror 2, there is a angle of deflection delta. So delta depends on, ये बोल देगा थीटा पे डिपेंड करता है, अल्फा पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये सब पढ़ा रहेगा तो आप फटाक से बताओगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जल्दी से देख लें। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। दीज क्वेश्चंस आर नॉट
बोर्ड लेवल क्वेश्चंस और 10th लेवल क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन। चलिए, तो 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप थके नहीं होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली थोड़े टफ होते हैं, तो उसे समझना मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स, 2 पैरेलल मिरर के बीच है एज शो। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ट्रस्ट मी, आप एक बार रिपीट कर लेंगे, आपको वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, क्योंकि पहली बार आप लंबा क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन होता है ना, ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, जैसे इस क्वेश्चन में अभी क्या बहुत सारा चीज की, ठीक है। तो वही बात है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो जो बच्चे में पेशेंस नहीं होता है ना, वो प्रोसेस के बीच में ही उसका इस तरह से, तो इसीलिए ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि, और पहले भी बोला है, उन्हीं बच्चों के लिए जो धैर्य के साथ देखेंगे। तो चलिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 पैरेलल मिरर्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल मिरर्स हैं, पैरेलल मिरर्स यानी कि समानांतर, प्लेन मिरर ही है, ठीक है, प्लेन मिरर, और इसके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां O। तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन nth ऑर्डर इमेजेस। अब देखिए, अब बच्चा तो समझेगा ही नहीं ना कि क्या करना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब उसे ही समझाना है। प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स, इससे आप क्वेश्चन ही समझते हैं। थ्योरी बहुत आसान होता है, तो आइए इधर, अब क्या है nth ऑर्डर। अब पहली बात तो 2 पैरेलल मिरर के बीच अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना मेरे दोस्त, 2 पैरेलल मिरर के बीच अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये दोनों पैरेलल, इसके कितने इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। क्यों इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे? क्योंकि गौर से देखिएगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें, फिर से इससे जो बना इमेज, उससे जो बना इसका उसमें बनेगा, उसका इसमें बनेगा। मतलब अगर 2 पैरेलल मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा ना, तो इसका इमेज इसमें, फिर इसका इमेज इसमें, फिर उससे जो इमेज बना है उसका इमेज इसमें, फिर इससे जो इमेज बना है उसका इमेज, इस तरह से करते 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 इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। तो पहली बात तो आप याद रखें, और ये बात लोगों को आप बता भी सकें या ऑब्जेक्टिव में दे सकें कि इफ 2 मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। वैसे आपका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज से, उससे भी आप बना सकते हैं। 360/θ था ना, -1 बोला तो 360, और अगर पैरेलल है तो थीटा का मान 0 डिग्री -1, तो 360/0 कितना होगा, इन्फिनिटी -1, तो ये इन्फिनिटी ही तो होगा। आई बात समझ में? तो ये सब चीज भी आपको कम से कम पता चला इसी बहाने, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए, एक चीज तो आपको छोटा सा पता भी चल गया। अब थोड़ा फास्ट इसको करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अब सोचिए, ये इससे एक रे निकलेगा, ऐसे जाएगा, और यहां भी एक रे निकलेगा, इस तरह से गया। अब ये रे, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा रे, हाँ या ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां कुछ इमेज बन जाएगा, इसको नाम देते हैं I1, ठीक है। अब इसके चलते भी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ या ना, ठीक है, तो इससे भी एक इमेज बनाते, इसको भी नाम देते हैं I1। तो ये इसके चलते इमेज है और ये इसके चलते इमेज है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। तो nth ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अब ये समझिए। फिर अब देखिए, ये टकराया, अब ये जाएगा यहां, हाँ या ना, और फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर इसके चलते इमेज बनेगा, यानी इसका इमेज अब यहां बन रहा है, दैट इज कॉल्ड I2।
अब ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसका इमेज बनेगा, इसको भी नाम देते हैं कितना, I2। बस यहां ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि डायग्राम, 1 मिनट हम कोशिश करते हैं कि डायग्राम भी अच्छा बन जाए, ठीक है। देखते हैं 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके लेते हैं, चलिए अभी ठीक है थोड़ा। इसको मान लिए I1, अब ये टकरा के गया यहां, अब यहां से टकरा करके ये ऐसे लौटेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, I2। गौर से देखिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रे गया ऐसे, टकरा के इधर आया तो एक इमेज बन गया I1, फिर ये रे गया यहां, टकरा के इधर गया, ये भी I1। क्यों दोनों का नाम I1 दिए हैं, क्योंकि दोनों पहला पहला, इस मिरर का पहला इमेज और इस मिरर का पहला, इसके ऑब्जेक्ट का। क्लियर है। अच्छा, ये जो बना है, ये बना है आपका I2, यानी कि अब देखिए इस मिरर का दूसरा इमेज है ये, और ये भी इस मिरर का दूसरा है। देखिए ये टकरा के यहां गया तो यहां बना। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब बोलिए, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी कितना होगा a, और ये डिस्टेंस b है तो ये भी कितना होगा b। ऐसा तो हम लोग सुने हैं। तो I1 को फर्स्ट ऑर्डर के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो a प्लस a, अब b प्लस b, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिस्टेंस हुआ 2a प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b। ये किसका हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम लोग किस में बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का डिस्टेंस देखते हैं। अब आप सोचिए, यहां गौर से देखिए, ये जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट का बना है। गौर से देखिए, ये देखिए, ये गया ऐसे, इधर गया, उसको बन गया, ये यहां टकरा के जब यहां आया था, और इसी का ना रे था, ये इसी का ना रे था, और यहां गया था, तभी ना इसका इमेज बना। यानी ये जो I1 है उसी का ये इमेज है I2, यानी इसका इमेज यहां है और इसका इमेज कहां है, यहां। ये बात आपको समझना पड़ेगा। गौर से देखिए, ये रे ऐसे गया, टकराया, टकरा के इधर आया, ठीक है। तो ये जब टकराया तो एक इमेज यहां बना, अब ये टकरा के इधर गया, अब ये रे टकरा के जब यहां जा रहा है तो एक इमेज, तो इसी का ना यहां बना इमेज, ठीक है। अब उसी तरह ये टकराया, यहां बना, टकरा के इधर गया, फिर यहां जब जा रहा था तो इसी का इमेज क्या बना, I2। इतना बात आप समझ गए। बहुत आसान है, अगर आप समझ रहे होंगे तो। इसका एक इमेज यहां बना, इसका एक इमेज यहां बना, अब इसका इमेज यहां बन रहा है और इसका इमेज वहां बन रहा है, फिर उसका इमेज उधर बने, उसका इमेज इधर बनेगा, इसका इमेज इस, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम दो अगर देख लें तो आगे हम समझ जाएंगे। अब हम इन दोनों के बीच का देखना चाहते हैं। तो ये किसका इमेज है, I2 जो है ये किसका इमेज है, I1 का। किस मिरर में, इस मिरर में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखते हैं। देखिए, तो a प्लस a, 2a प्लस b, तो जितना दूर है इससे ये उतना ही बनेगा। तो यहां से यहां आ गया a प्लस a, 2a प्लस b। गौर से देखिए, इस इमेज का ये इमेज, बात समझ रहे हैं। फिर इसका वो इमेज है। तो अब देखिए यहां से, अब ये मिरर पे इस इमेज का वहां बना है इमेज, हाँ या ना। तो अब देखिए यहां, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही उधर भी होगा। तो a प्लस 2b, a प्लस 2b, तो देखिए इधर भी, इधर कितना हो जाएगा, a प्लस 2b, और इधर कितना हुआ, 2b प्लस a। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखते हैं, गौर से देखिएगा, इस दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यहां से यहां तक का, तो देखिए सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में हो जाएगा 2a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 2ab। यहां देखिए 2a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस
ए प्लस 2b। गौर से देखिए, 3 चीज जोड़े हैं यहां, गौर से देखिए, ये यहां से यहां हमको निकालना, फिर इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। b 2a प्लस b, ठीक है, 2a। अब ये पूरा जोड़ दिए, अब देखिए यहां ये और ये तीनों चीज को जोड़ दिए। अब देखिए 2a प्लस a यानी कि 4a, फिर b प्लस 2b प्लस 4b, यानी कि इसको नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 2a प्लस b। बन गया क्वेश्चन। अब आप समझिएगा कि क्या हुआ, ठीक है। यहां देखिए, इसको लिख सकते 2 इंटू 2a प्लस, यानी पहला के लिए आया 2 इंटू a प्लस b, दूसरा के लिए आया 2 इंटू ये, तो तीसरा के लिए क्या आएगा 3 इंटू ये, चौथा के लिए क्या होगा, ये अब सीरीज सोचना है, ठीक है। तो nth के लिए क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर के लिए हो जाएगा n इंटू 2 इंटू a प्लस b, nth ऑर्डर के लिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n a प्लस b, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको भी लिख लें। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैं ये जनरल लेवल के क्लास में नहीं करता हूं ये सब क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है या बताया नहीं जा सकता है, पर इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है। तो चलिए, तो इसको भी थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज बना I1, इसी ऑब्जेक्ट का इस मिरर से बना I1, दोनों का नाम I1 ही रखे हैं, ठीक है। आप I1 डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए I1 लिखे, ठीक है। फिर उससे वहां गया टकरा करके, तो इसका उधर बना और उसका इधर बना। देखिए, जो टक्कर होके जब जाता है ना, रिफ्लेक्ट होता है, तो जितनी बार रिफ्लेक्ट हो रहा है उतनी बार एक इमेज तैयार हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसको आपने आई होप लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक, चलिए। कहता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर हिंदी में इसको समझ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है 2 प्लेन मिरर्स A एंड B, 2 प्लेन मिरर है, कौन कौन, A एंड B आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है, एज शोन इन फिगर, दिया गया है फिगर में। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आता है, एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड वन एंड ऑफ A के जस्ट इनसाइड टकराता है। द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड्स विद द प्लेन ऑफ फिगर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे आ रहा है वो इसी सतह में है, ऐसे, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेज आउट। अब गौर से देखिए क्या क्या होगा, ये इसमें टकराया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फाइनली निकल जाएगा। कहता है कि निकलने से पहले कितना बार रिफ्लेक्शन होता है, निकलने से पहले कितना बार रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समय नहीं गंवाते हुए। अब यहां से टकरा करके एक बार इसमें जाएगा, हाँ या ना, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, इस तरह से करते हुए निकल जाएगा। वो तो लंबा अच्छा खासा दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 0.2 मीटर, ये दिया हुआ है 2√3 मीटर, ठीक है। हमको पता करना कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हर रिफ्लेक्शन में वो कितना आगे चला जाता है, बस ये पता कर लेना है। तो अब आप सोचिए, यहां गौर से देखिए, बन गया है क्वेश्चन बन चुका है। अब यहां देखिए, ये B है और AB है, ये समझिए C, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ स्मॉल d। तो एक रिफ्लेक्शन में ये इतना आगे चल जाता है, फिर सोचिए तो दूसरे भी रिफ्लेक्शन में उतना ही आगे चल जाएगा, फिर तीसरे रिफ्लेक्शन में भी उतना ही आगे, इस तरह से करते हुए, तो ये पूरे लेंथ में इससे d से डिवाइड कर दें, ये d निकाल के पूरे लेंथ में डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा। यानी कि एक बार में d हुआ है, 2 बार में भी d हुआ, फिर d, 3d, 4d, 5d, तो इस तरह से जितना भी d होगा उतना रिफ्लेक्शन होगा,
हाँ या ना? तो एक बार रिफ्लेक्शन में इतना आगे बढ़ा, फिर दूसरे बार में इतना आगे बढ़ा, इस तरह से, तो कितना रिफ्लेक्शन हुआ वो तो इसके लंबाई में d से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। हाँ या ना? आई बात समझ में? एक रिफ्लेक्शन में एक d, फिर दूसरे रिफ्लेक्शन में दूसरा d, फिर तीसरे रिफ्लेक्शन में तीसरा d, यानी कि n d इसके बराबर होना चाहिए, n गुना d इसके बराबर होना चाहिए। तो हम नहीं लिख सकते हैं n इंटू डी बराबर कितना, 2√3, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√3/d। यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, l है, ये हमारा क्या है, लेंथ l। तो हम नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा कितना अच्छा कि देखिए इसको भी मिटा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, n इंटू डी बराबर l। तो n बराबर कितना हो जाए, l/d। अब d का मान निकाल लो, पुट कर दो, और d का मान निकालने में कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको कुछ इसको दिया हुआ है ना, ये इसको आप मान लीजिए h, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आपको पता है h, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए tan 30, देखिए ABC में ट्रायंगल ABC, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी d/h, हाँ या ना, यानी 1/√3 इक्वल टू कितना हो गया, d/h। हाँ, अब d इक्वल टू कितना आ जाएगा, h/√3, तो d इक्वल टू हो जाएगा h/√3। ये मान आप यहां पुट कर दीजिए, ये मान आप यहां पुट कर दीजिए, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, l अब बटे d के जगह पे क्या पुट कर दें, h/√3, तो √3 ऊपर जाएगा, तो l√3/h। अब देखिए l का मान कितना दिया हुआ है, 2√3, तो 2√3 इंटू √3 बाय h का मान कितना दिया हुआ है, 0.2। अब गौर से देखिए यहाँ √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, दशमलव ऊपर जाएगा 10, तो 6, 2 2 कैंसल, यानी कि 30, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। अब आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि IIT जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑप्शन में 30 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 30 आप मार सकते हैं, परंतु इन क्वेश्चन में क्या किया गया था कि ये जो पहला भी है ना, कोई बुक ऐसा है जो कि पहले रिफ्लेक्शन को भी गिन रहा है, तब अगर देखा जाए तब हो जाएगा कि इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन considered then answer will be 31। आंसर कितना होगा, 31। तो यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। IIT ने क्वेश्चन पूछा, उसने 30 दिया, 32 दिया, 34 दिया ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन आप 30 आंसर मारिए, क्योंकि इस तरह से इस फॉर्मूला से 30 आता है, इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला भी निकल जाता है, एकदम फॉर्मूला निकल जाता है। यहां देखिए h बराबर कितना हो गया, d बराबर निकाल लिए h/√3 और फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। देखिए मेन है हमारा ये फॉर्मूला, n इक्वल टू l/d, d का मान निकालिए, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसको भी लिख लें। आई होप आप लिख लिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ने बार बार बोल के कि सर हाई लेवल का क्लास दीजिए, तो मुझे पता है कि इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं टिक सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बार बार मैं बोलता हूँ, इस तरह की बातें बोलता हूँ, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है। एक्चुअल में इंसान का नेचर है, जैसे हमें भी अगर कोई हमारी कमी बता देता है ना, तो हमको बहुत गुस्सा आने लगता है, हमको लगता है कि वो आदमी बहुत खराब है, हमारा कमी ढूंढते रहता है, हमारा कमी ढूंढते रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का कमी ढूंढने से किसी को हमको क्या मिल जाएगा, ये सोचने वाली बात है। हम नहीं देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम बोलेंगे हम सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, 5 बच्चा आएगा, कोई से कोई कमेंट मारेगा कि आप सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, बोर्ड लेवल का भी तो पढ़ाते हैं लोग, तो वो भी नहीं पढ़ाता है।
तो कुछ भी बोलने से क्या हो सकता है, सब आदमी बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हमें पता है कि हम किसी भी लेवल का बताया जा सकता है, बता सकते हैं, कोई भी आदमी बता सकता है, हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हाँ समझेगा वही जो इंटरेस्ट लेगा, जो वो प्रोसेस को देखेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और खास करके ये नीट वाले बच्चों के लिए हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करेंगे, ठीक है, BBI फॉर नीट, ठीक है, ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेक्टर पे बेस्ड है। अब आपको समझाते हैं थोड़ा, आप वेक्टर में आप जानते होंगे IJK के बारे में, यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है वेलोसिटी 3i + 4j, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी, इसका मतलब इतना मीटर पर सेकंड, चलिए मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकंड और y डायरेक्शन में है जो वो है क्या, 4 मीटर पर सेकंड। तो IJ से डरना नहीं है, IJ से डरना नहीं है, हाँ या ना। बहुत बच्चे IJ देख करके ही डर जाते हैं, लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है। ओहो, चलिए तो ये भी मिट गया तो मिटा ही देते हैं। तो I का मतलब हुआ x एक्सिस के डायरेक्शन में, J का मतलब हुआ y एक्सिस के डायरेक्शन में और K का मतलब हुआ z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो चलिए कहता है कि एक चींटी एक समतल दर्पण की ओर 3i + 3j 4i + 3j 3i नहीं 4i + 3j, यानी कि एक चींटी है, ये आप A फॉर एंट समझ लीजिए, एक मिरर है, ठीक है, एन एंट इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विथ अ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी इट्स इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब ये क्वेश्चन देख करके ना क्यों हम बोले कि नीट वाला बच्चा हड़बड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको IJ ये सब का थोड़ा आदत कम रहता है, ये सब I कैप है, ठीक है, कैप नहीं दिए हैं, आप समझ लीजिए, ये I कैप है, J कैप है। पर क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखिए, इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है 4, y एक्सिस के डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड। मान लिया जाए इसका इमेज होगा यहां, अब आप यहां एक मिरर है, अब आप मिरर के पैरेलल चलिए तो क्या होगा, तो इमेज भी चुपचाप वैसे पैरेलल चलेगा। यानी कि आप सोचिए ये है मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जाएगा तब ना इमेज इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो इमेज भी किधर जाएगा, इधर। तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, तो मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। आदमी इधर जाएगा तो इमेज भी किधर जाएगा, तो इधर 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो इमेज भी कितना से जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए गौर से, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ठीक, इसमें कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। आप जब जितने बार में देखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन देख लिए, उसको बनाने का ट्राई कर लिए, फिर देखे, फिर बनाने का ट्राई किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सीरीज के जैसा चलाने की कोशिश करेंगे जिसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो है इमेज, तो ये इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा और इसके चलते किधर जाएगा, इधर। तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी तो सेम रहेगा और ये इधर 4 से जाएगा तो इधर भी 4 से जाएगा, यानी x डायरेक्शन का सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं, -4i + 3j मीटर पर सेकेंड। तो ट्रिक यहां पे क्या हुआ, बहुत आसान हुआ ना, देखिए इधर हो गया, आंसर यही है। ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक हुआ कि मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, मिरर के पैरेलल वाले कंपोनेंट को छोड़ दीजिए और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को निगेटिव कर दीजिए, दैट्स ऑल। आई बात समझ में। यानी कि अगर हमको दे दिया है u = ai + bj + ck, हाँ या ना, तो देखिए, और थ्री डायमेंशनल है, लेकिन परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन होगा। तो मान लिया जाए ये मिरर है, ये u दे दिया है, ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्ट से ना x एक्सिस के डायरेक्शन में मिरर है, तो बाकी सबको छोड़ देना है और x एक्सिस वाले को क्या कर देना है, निगेटिव कर देना है।
क्योंकि ये इधर जाएगा तो इमेज किधर आएगा, उधर। बाकी वाई जेड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, मिरर के पैरेलल है। मिरर के क्या है, पैरेलल है। तो मिरर के पैरेलल वाले कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को सिर्फ बदल देना होता है। तो अलग अलग ढंग से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक वाई जेड प्लेन में मिरर है, ठीक है। अब वस्तु ऐसे जा रहा है एक्स, तो एक्स एक्सिस में जाएगा तो वाई जेड वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो प्लीज ये बात अगर आप सीख गए हैं तो इसको एकदम ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहिए ज़्यादा बच्चों को। तो ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये है कि पैरेलल कंपोनेंट्स will remain same and perpendicular component will reverse मतलब सच कहिए तो निगेटिव। बस ये ट्रिक याद रखिए, इसीलिए बोले थे कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खटाखट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जल्दी इसको लिख लें।